Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for Prelims Booster series is black carbon. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And student, first of all, we will discuss why this is in news. So recently, जो हमारी MOFCC है, that is Ministry ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट स्टेट वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें लोकसभा के अंदर उन्होंने ये बोला है कि ब्लैक कार्बन को काउंटर करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज ब्लैक कार्बन एमिशन से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि ब्लैक कार्बन क्या है एंड उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कैसे एमिट होती है, सब हम समझेंगे. ओके, सो गाइस, जो ब्लैक कार्बन है वो एक काइंड ऑफ एरोसोल है और ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसे हम शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट भी कहते हैं. और अगर इसके एमिशन को रोका जा सकता है तो जो ब्लैक कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा. हाँ, ये बात अलग है कि जो ब्लैक कार्बन है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस में, ग्लोबल वार्मिंग में, तो इसीलिए हमें इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ऐसा है जस्ट से कि शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट है तो बस हमें जहाँ जहाँ से एमिट हो रहा है उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो ना ही ये एमिट होगा और जितना भी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी परसिस्ट करता है वो भी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो पाएगी. एंड अगर हिस्टोरिकली हम बात करें कि जो ब्लैक कार्बन कैसे एमिट होता है, तो जैसे बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना वो लोकली रिलीज होती है, उनका सोर्स जो होता है वो लोकलाइज ही होता है. और सिमिलरली ये है कि लोकल सोर्स से ही प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे एनवायरनमेंट पे. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स एमिशन कि किन किन सोर्सेज से एमिट होती है. तो सबसे पहली बात, अगर आप कोल को बर्न करते हैं, जो भी कोल फायर प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी अगर आप फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उनके एमिशन से भी, एंड इवन डीजल एंड गैस के जो इंजन्स हैं उनसे भी ब्लैक कार्बन रिलीज होता है. और इसके अंदर थोड़े अमाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट में पीएम होता है, पर्टिकुलेट मैटर होता है सिग्निफिकेंट पोर्शन में, जो कि इसे एक एयर पोल्यूटेंट बना देते हैं. अदरवाइज ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बट इट डज कंसिस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन. दैट्स वाई हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट हो जाता है एंड सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर ये बन जाता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स जनरल इम्पैक्ट्स कि क्या क्या एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो स्टूडेंट, बीइंग अ एरोसोल, जैसे और एरोसोल्स होते हैं जैसे ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन या सल्फेट, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक एजेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है. सेकेंड लार्जेस्ट था एज आई टोल्ड यू, तो इसको रिड्यूस करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये ब्लैक कार्बन करता क्या है कि जब सोलर एनर्जी आती है, सन से एनर्जी है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करता है. अब आप कहेंगे कि ये तो सभी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सभी यही काम करती हैं, तभी तो वो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसे इंक्रीज़ कर देती हैं, क्योंकि जितनी सनलाइट आई है उतनी रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस भी जाएगी. बट इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से वो उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है एंड वो काफ़ी टाइम के लिए एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर जाती है और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और इसी से ही जो हमारी अर्थ है वो गर्म होती है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है और ये सेकेंड मोस्ट एंथ्रोपोजेनिक एजेंट बन जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो स्टूडेंट्स ये करता क्या है, जो स्नो होती है फिर जो आइस होती है उसके एल्बीडो को रिड्यूस कर देता है. एंड एल्बीडो क्या होता है कि किसी भी नेचर का या किसी भी सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पावर वो कितना रिफ्लेक्ट कर सकती है या फिर वो कितना एब्जॉर्व करेगी, दिस इज टर्म्ड एज एल्बीडो. और आपको ये पता होगा कि जो स्नो है एंड या आइस है इनके सरफेस का एल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है. मीन्स ये बिल्कुल भी जो हीट आ रही है सन से फिर सोलर एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्व नहीं करती है, डायरेक्टली कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं. और जब ये अर्थ अभी ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट है, ओके, लेकिन जब रेनफॉल हुई बारिश के साथ साथ ये नीचे आ जाता है और जो स्नो पड़ी होती है फिर जो आइस पड़ी होती है उसके ऊपर जमने के कारण जो स्नो या आइस का सरफेस है वो ब्लैक शो होने लगता है. एंड क्योंकि ब्लैक सरफेस का जो एल्बीडो होता है वो सबसे वो बहुत ज़्यादा उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत कम होती है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, इसीलिए ये स्नो पे ब्लैक सरफेस क्रिएट कर देता है, जिससे कि उसका जो एल्बीडो होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. और इससे क्या होता है, जो स्नो वार्म होगी और जब वो वार्म होगी तो वो पिघलना स्टार्ट करेगी और फिर इसीलिए जो हिली एरियाज़ होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं.
यही एक रीजंस है लाइक मेल्टिंग ऑफ स्नो का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस वेरियस मेजर्स टेकन कि कौन से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं इसे रिड्यूस कराने के लिए, और अगर हम इसे रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट है. और इस स्लाइड को स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने 6 to 7 स्कीम्स हैं या फिर इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं वो कवर किए हैं. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. इस इनिशिएटिव के अंदर हम प्रमोट करेंगे कि क्लीनर हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल को, क्योंकि जो विलेज एरियाज़ में या फिर जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या फिर जो पुअर पीपल होते हैं वो जनरली अपना खाना कैसे बनाते हैं, या तो वो काऊ डंग को बर्न करके बनाते हैं या फिर किसी भी फॉसिल फ्यूल को या कोल को बर्न करके बनाते हैं. उससे क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिलीज़ तो कर ही रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ के लिए अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहे होते हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड करने की बात करी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट पर हाउस होल्ड, और इसी के कारण वो क्लीन हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि वो LPG सिलेंडर्स रिप्लेस कर सके उन कोल को या फिर वुड को या फिर काउ डंग्स को, एंड एक ब्लैक कार्बन एमिशन रिड्यूस हो सके. ओके, इसी के साथ एक इनिशिएटिव है जो कि इसरो ने लिया है, दैट इज इसरो जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम के अंडर जो इसरो है ना वो बहुत ज़्यादा एरोसोल ऑब्जर्वेटरीज को ऑपरेट करता है. वो ये पता लगाता है कि एरोसोल एमिशंस कहाँ से होते हैं, एंड एरोसोल के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली ब्लैक कार्बन के बारे में बात करें तो ब्लैक कार्बन के अंदर वो ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मास कंसंट्रेशन इसके अंदर प्रेजेंट है, जिससे कि उसको अगर हम कंप्लीटली ब्लैक कार्बन एमिशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो उसकी मास कंसंट्रेशन को तो रिड्यूस करने में हम सक्सेसफुल हो जाएं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट BS6 एमिशन नॉर्म्स. तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि BS4 से हम BS6 नॉर्म्स पे आ गए हैं, जो कि व्हीकल्स के बारे में होता है कि आपका जो इंजन है वो कौन से नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली होगा. तो 1 अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंगली व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है वो भी हम उसे रिड्यूस कर सकें. एंड अगर हम इसके साथ साथ एक और स्कीम के बारे में बात करें, SATAT स्कीम विच स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं उनसे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो व्हीकल है उनका पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है और वो फिर से उस व्हीकल का पोल्यूशन नहीं कराते, तो उनका जो इंजन होता है वो बहुत ज़्यादा धुआं निकाल रहा होता है. फिर उसके लिए कोई और ऑप्शन तो लेकर आना ही था, और अगर हम कोई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव लेकर आएंगे तो वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता था, वो उसकी जो कॉस्टिंग होती थी वो ज़्यादा ही आती थी. तो इसीलिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, जिससे कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम 5000 कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करने की बात करी गई है, कि कंप्रेस्ड नेचुरल जो प्लांट्स हैं बायोगैस के उन्हें 5000 इन नंबर्स उन्हें लॉन्च करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोकल मार्केट में या फिर लोगों तक इन बायोगैस प्लांट्स को CBG के पहुँचाया जाए. ओके, और इसी के साथ अभी हमारी 2 स्कीम्स और रहती हैं. आई होप कि अभी तक आप सेशन में बने हुए होंगे. तो एक स्कीम है फेम स्कीम विच स्टैंड्स फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसका फेज़ 2 चल रहा है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, और फिर उन व्हीकल्स को जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो उनके लिए चार्जिंग स्टेशन है वो भी अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है वो रिड्यूस हो सके एंड हम ब्लैक कार्बन के एमिशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सके. एंड इसी के साथ हमारा एक और प्रोग्राम रह जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके अंदर ये थोड़ा टाइम बाउंड मैनर का तो है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, बट इसके अंदर नेशनल लेवल पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को टैकल करेंगे अक्रॉस द कंट्री, और उसे रिड्यूस करने की बात करेंगे डिफरेंट वेज से. या तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर हम एफॉरेस्टेशंस कर रहे हैं, और या फिर हम कार्बन न्यूट्रलिटी कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस कर रहे हैं, फिर और जो भी अभी तक मैंने आपको गवर्नमेंट के प्रोग्राम बताए. तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं. आई नो स्टूडेंट्स थोड़ा सेशन लंबा हो गया, बट इंपॉर्टेंट था आप लोगों को समझाना. आई होप यू लर्नड अ लॉट, एंजॉयड अ लॉट. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट.